इस तस्वीर को जरा टकटकी लगा कर देखिए तो और गिन कर बताइए कि मोटरसाइकिल के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं आप झट से गिन देंगे 1 2 3 4, लेकिन आपका जवाब पूरी तरह से सही नहीं है। अरे घबराइए मत, आपकी आंख खराब नहीं है, ये अमृतकाल का दोष है। क्या है पूरा माजरा विस्तार से बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता चला कि नहीं, बहुत सारी उपलब्धियों के बाद भारत के प्रधानमंत्री अब पायलट बन गए हैं, वो भी फाइटर पायलट। तस्वीरें और वीडियो तो आपने बहुत देखी होंगी, अच्छी अच्छी देखी होंगी, लेकिन आज हम कुछ तगड़ा वाला मैटर आपको दिखाएंगे। टीवी पर आपने अक्सर इश्तेहार देखा होगा कि इंडिया में आजकल क्या चल रहा है, जवाब मिलता है कि फॉग चल रहा है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि इंडिया में क्या चल रहा है आजकल, तो झट से कह दीजिएगा कि इंडिया में चारों तरफ सुसु चल रहा है। टेंशन मत लीजिए, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडिया में आजकल सुसु चल रहा है। अब सुसु कैसे चल रहा है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, इस मामले को मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। यूपी सरकार को इन्होंने आड़े हाथों लेते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण मसला उठाया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सरकार के वकील को कुछ ऐसी बातें कही जिनके पीछे का अर्थ यदि निकाला जाए तो लोकतंत्र में अनर्थ निकल कर आ सकता है। जज ने यहां तक कह दिया कि हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को बिना कुछ बोले छोड़ देना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब करने में 2-4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, वीडियो की रीच बढ़ने के लिए जरूरी होता है। समझा करिए भाई। इसके अलावा देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारत के नवीनतम पायलट के दर्शन कर लीजिए। इस तरह की तस्वीरें और हॉलीवुड स्टाइल में बहुत सारा वीडियो हीरो की तरह पेश करते हुए किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है, ये तो आप सब जानते ही हैं, बल भर देख भी रहे होंगे। इस कार्यक्रम के बाद चर्चा यह भी शुरू हो गई कि बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए गोदी मीडिया को जब कंटेंट की कमी हो जाती है तो कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे ध्यान भटकाने के लिए, डमरू बजाने के लिए कुछ मिल जाए। प्रधानमंत्री ने तेजस उड़ाने का दावा किया कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, और बादलों के पीछे जाने से रडार से बच पाए कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों को यह पता है कि प्रधानमंत्री ने वो जो लद्दाख में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन तुमने कथित तौर पर कब्जा रखी है, तुरंत अपना डेरा डंडा वहां से उठा लो, वरना साहब को गुस्सा आ गया तो धान से तेजस में बैठेंगे और चश्मा निकालकर तुम्हें लाल लाल आंख दिखाएंगे। पिछली बार की तरह तुमको देखकर झट से कुर्सियां छोड़कर उठ नहीं जाएंगे और खड़े होकर हाथ मिलाने नहीं भागेंगे। और मणिपुर के जो लोग दंगा वगैरह कर रहे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें, प्रधानमंत्री जी तेजस उड़ाने लगे हैं और इसकी गति बहुत तेज है। बेंगलुरु से मणिपुर जाने में कुछ ही समय लगेगा। बाकी प्रधानमंत्री ने तेजस उड़ाने की ट्रेनिंग कब ली, यह सवाल भूलकर भी मत करिएगा, वरना आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है और जुर्माना भी ठोका जा सकता है, जैसे डिग्रियां मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया। बाकी गोदी मीडिया के गिरने की हद एक बार फिर से धकाधक दे। अब सवाल यह है कि यदि पीएम मोदी के तेजस में बैठ जाने से चीन और पाकिस्तान कांपने लगते हैं तो भैया उनको 24 घंटा बिठा दो, उतरने ही मत दो। आखिर भारत की जिस जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है वो जमीन भारत को चाहिए कि नहीं? और इधर पाकिस्तान से जो आए दिन आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, इस पर भी तो रोक लग जाएगी। खुद ही सोच कर देखिए, इधर प्रधानमंत्री तेजस में बैठे, उधर चीन और पाकिस्तान वाले कांपने लगे एकदम जोर जोर से। अब जब हाथ पैर सब हिलने लगेगा तो कैसे कोई घुसपैठ करेगा और कैसे चीन के सैनिक हथियार चलाएंगे? कितना तगड़ा जुगाड़ है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को परमानेंट तेजस में कुर्सी लगाकर बैठे रहना चाहिए। इसके अलावा यदि और तेज से चीन पाकिस्तान को खपवाना है तो बल्कि राफेल में बैठ जाएं। अब यहां एक और सवाल उठता है कि तेजस तो हमारे देश में पहले से था, उसकी जो क्षमता है वो पहले से है। क्या यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसमें बैठ गए इसलिए तेजस महान हो गया, उसकी ताकत बढ़ गई? वैसे हो भी सकता है। जब यहां तक कहा जा सकता है कि 2014 से पहले दुनिया में भारत को कोई जन्म नहीं करता था, तो जब एक व्यक्ति से पूरे देश की पहचान हो सकती है तो फिर तेजस महान क्यों नहीं हो सकता? करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि खुद ही देख लो किसने तेजस उड़ाया, अगली सीट पर बैठे असली पायलट ने या फिर किसी और ने? अगली सीट पर बैठकर फोटो जरूर खिंचाया गया और गोदी मीडिया ने फैलाया कि फाइटर प्लेन उड़ाया, जबकि कहना चाहिए था कि उड़ान का आनंद लिया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही तो है न्यू इंडिया, विश्वगुरु भारत और अमृतकाल। लेकिन अमृतकाल के ही इस तस्वीर को तनिक टकटकी लगाकर देखिए। और शुरू में ही मैंने जो सवाल किया था कि इस मोटरसाइकिल पर कितने लोग बैठे हैं, गिनकर बताइए। आपने गिना 4, हमने कहा 3। वैसे यदि आप गिनेंगे तो इस मोटरसाइकिल पर शरीर की संख्या 4 जरूर है, लेकिन इसमें 3 जीवित हैं, 1 की मौत हो चुकी है। दरअसल ये मामला डबल इंजन की शिवराज सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश का है। शहडोल में एक बुजुर्ग के सीने में दर्द हुआ तो परिवार के लोग जिला अस्पताल ले गए। वहां उन्हें किसी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। और इसके बाद तो
तो एक और विश्व गुरु वाला कारनामा हो गया। चूंकि ये बुजुर्ग रविवार के दिन बीमार पड़ गए, दिन याद नहीं रहा होगा शायद, इसीलिए एम्बुलेंस नहीं मिली अस्पताल से और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 1200 रुपया मांग रहे थे। पैसा न होने की वजह से परिवार के लोगों ने फैसला किया कि मोटरसाइकिल पर ही बुजुर्ग के शव को उठाकर लेकर जाएंगे और जिला अस्पताल से 15 किलोमीटर दूर तक एक चालक के अलावा 2 अन्य लोग शव को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हुए। अब जरा याद करिए, कुछ समय पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पता नहीं कितने सारे एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई थी। अब सवाल यह है कि ये सारी एम्बुलेंस खाली हरी झंडी देखने क्यों आती हैं? हाल ही में हमने आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का भी मामला ऐसा ही दिखाया था। वहां भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज जरूर हो गया, लेकिन परिस्थितियों में कोनो बदलाव नहीं हुआ। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलंगाना में जाकर वहां भी शहर का नाम बदलने का वादा कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि अपने राज्य में जिसकी जिम्मेदारी मिली है, 2 बार मिली है, वहां की दुर्व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करते। एक और बात, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में जाकर यह भी दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश तो विकसित हो चुका है। आप बताइए, विकसित मध्य प्रदेश में रविवार को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। वैसे फुर्र फुर्र करके बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले और सरेआम मंच पर महिलाओं के अवैध संबंध बताने का दावा करने वाले बाबाओं से अनुरोध है कि रावण से तो उनकी बातचीत होती ही है फोन पर। मुझे लगता है कि यमराज से भी संपर्क होगा, नहीं हो तो रावण से मांग ले। तो जिस बुजुर्ग की मौत हुई है, एक बार फोन करके उन्हें बता दें कि दोबारा इस दुनिया में आए तो रविवार को बीमार न पड़े, वरना पोते को 15 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल पर शव को ले जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई है तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। यूपी के कानपुर में संविधान बचाओ भागीदारी पाओ कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कोई भूमाफिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इन्हीं के लोग कानून व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। आगे अखिलेश यादव ने कानपुर के ही किसान का मामला उठाया, जहां आरोप लगा था कि भाजपा के नेता ने एक किसान से उसकी जमीन 6 करोड़ रुपए में खरीदी, 6 करोड़ का चेक दिया, जमीन अपने नाम करवा ली। बाद में किसान से कहा कि चेकवा में कुछ गड़बड़ हो गया है, वापस लाओ, उसको ठीक कर दें, और वापस चेक मिलने पर उसे फाड़ दिया। अब उस किसान परिवार की बेटियां न्याय के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रही हैं। आपको यहां बता दें कि पीड़ित किसान ने जब अपनी जमीन पर मुआयना किया तो पता चला कि भाजपा नेता ने उस जमीन को किसी और तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। इतना सुनने के बाद किसान ने खुद को हारा हुआ महसूस किया। उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है और ट्रेन के आगे जाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अखिलेश यादव ने नोटों को लेकर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि बताओ ये कैसी सरकार है, खुद 2000 का नोट लाती है और खुद ही उसको बंद कर देती है। उन्होंने ये भी कहा कि याद करिए, नोटबंदी के समय कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा कोई लूट रहा है तो वो भाजपा के ही लोग हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब सभी को संगठित होकर 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वीडियो का भी मखौल उड़ाया जिसमें वो एक पैर पर खड़े होकर योगासन कर रहे थे, लेकिन शरीर को संभाल नहीं पा रहे थे, यानी कर नहीं पा रहे थे। शायद आपने भी देखा हो। बहरहाल अब सूसू कांड की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो अपने मन की व्यथा प्रकट की है उस पर बात करेंगे। आज की तारीख में यदि आपसे कोई पूछे कि इंडिया में क्या चल रहा है तो झट से बोलिएगा, बिना लाग लपेट कह दीजिएगा कि इंडिया में सूसू चल रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक, जहां देखिए वहां खाली सूसू चल रहा है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता के कथित करीबी व्यक्ति ने सूसू कर दिया। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी को बुलाकर पैर वगैरह धोया, फोटो वगैरह खिंचवाई, वीडियो भी बनवाया, बड़े बड़े वादे किए गए। और कुछ दिन पहले ही वही आदिवासी रोना रो रहा था कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए गए लेकिन अब कोनो फोनवे नहीं उठाते हैं। वादा पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, इस वाले खेल में ज्यादातर दलित और कमजोर वर्ग ही शिकार हो रहे हैं। राम राज्य के जौनपुर की इस कहानी को देख लीजिए। पता चला है कि यहाँ पर एक दलित युवक को जमकर पीटा गया, उसकी भौहें साफ कर दी गई, मिट्टी खिलाई गई, पेशाब पिलाने की कोशिश हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन विरोधी पक्ष के लोगों ने भी दलित युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जिस गांव में एक दलित युवक को मिट्टी खिलाकर पेशाब पिलाने की कथित दरिंदगी की जा सकती है, कुछ लोगों के भीतर इतनी कट्टरता भरी हो सकती है, इतनी हिम्मत हो सकती है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में दलित युवक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो किसी बिटिया को छेड़े, उन लोगों के परिवार की बिटिया को? इसके अलावा यदि मान भी लिया जाए कि वो परम बदमाश था, उसने ऐसा कुछ किया भी, तो क्या राम राज्य में लोगों को कानून व्यवस्था से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है? यूपी के मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि इस चौराहे पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। तो क्या जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई उसके परिवार के लोगों को यूपी की कानून व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उन्हें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा? बाकी थाने में क्रॉस एफआईआर क्यों होती है, क्यों करवाई जाती है, कैसे कराई जाती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। उधर राम राज्य के ही मेरठ शहर में 12वीं के एक छात्र का 7 युवकों ने अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की, उसके ऊपर पेशाब किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। मगर सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों में ही सूसू कांड की इतनी सारी घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? उत्तर प्रदेश की ही बात कर
चलें तो मेरठ, आगरा, सिद्धार्थनगर, कासगंज, बाकी आसपास के जितने राज्य हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ज्यादातर जगहों से सुसु कांड सामने आ रहा है। अब यह समस्या इतनी ज्यादा संख्या में आने लगी है कि अब तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए अधिनियम पर सुनवाई चल रही थी। इसके कुछ प्रावधानों की वैधता को लेकर चर्चा चल रही थी। यह सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ में हो रही थी। ये वही कानून है जिसके तहत ईडी को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं और उन शक्तियों का क्या क्या हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये तो सब आप देख ही रहे हैं। इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख चुके थे याचिकाकर्ता की तरफ से, लेकिन जब सरकार के पक्षकार वकील का समय आया अपना पक्ष रखने का, तब उन्होंने कह दिया कि चूंकि इस याचिका में अंतिम समय में कुछ बदलाव किया गया है, इसलिए हमें अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए। इतना सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जस्टिस किशन कौल ने स्थगित करते हुए जो बातें कही हैं उन्हें जरा ध्यान से सुनिए और खुद से ही ये अनुमान लगाइएगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें कब बोलता है, किन परिस्थितियों में बोलता है, मन में क्या होता है तब बोलता है। लेकिन उनकी बातों को सुनने से पहले ध्यान में रखिएगा कि जस्टिस किशन कौल आने वाले 15 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस किशन कौल ने कहा कि मैं काफी भारी दिल से यह आदेश दे रहा हूं, मिस्टर सॉलिसिटर, हम सब समझते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ देख चुके हैं, सब सुन चुके हैं, लेकिन हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को बिना कुछ कहे ही छोड़ देना चाहिए। आगे हल्के अंदाज में जस्टिस किशन कौल ने कहा कि लेकिन 1 जनवरी से मुझे कुछ कहने की आजादी होगी और 15 दिसंबर को ही जस्टिस किशन कौल रिटायर हो रहे हैं। इतना कहने के बाद इस मामले की सुनवाई को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया और अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पर नई बेंच बनाएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज जो कुछ दिन बाद ही रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने ये बातें क्यों कही और क्यों कहा कि 1 जनवरी से हमें कुछ बोलने की आजादी होगी, इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिए। मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप अंदाजा लगा सकते हैं और लगा लें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।